हेलो दोस्त, आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं और हम यहाँ पे आपकी बीपीएससी की तैयारी के लिए जो जितने भी प्रयास होंगे आपकी तैयारी में मदद करने के लिए, आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर विषय मेंस टॉपिक सारे चीज़ की चर्चा करते हैं और सारे चीज़ को आपकी तैयारी के लिए लिहाजे से आपको हम मजबूत करते हैं। उसी क्रम में हम लोग करंट अफेयर सीरीज़ देखे थे, मेंस टॉपिक देख रहे थे, कल हम लोग बिहार बजट देखे थे और आज हम लोग बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 देखेंगे जो 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहने का मतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 क्यों, जबकि हम अभी 2022 में हैं और 23 आने वाला है, तो क्यों होता है? तो हम आपको बताते हैं एक बात कि जब भी बजट जारी होता है तो बजट जारी होता है आने वाले वर्षों के लिए। जैसे 2022 में जारी होगा तो 2022 से लेकर के 2023 तक के जारी होता है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी होता है वो पिछले वर्ष के लिए जारी होता है, जैसे 2021 और 22 का होता है। अब 2021-22 में समझना ये पड़ेगा कि 2021-22 में डाटा होता है 20-21 का। अब ये कैसे होगा? कुछ दिन पहले होता था कि डाटा होता था 21-22 का, लेकिन अभी डाटा 20-21 का होता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि 20-21 का डाटा क्यों होता है। कि हम देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है फरवरी में और हम लोग का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। अब कहने का मतलब है कि 31 मार्च के बाद अगर इकोनॉमिक सर्वे जारी होगा तब तो 2021-22 का डाटा होगा, लेकिन अगर 31 मार्च से पहले ही जारी कर दिया जाएगा तो ये तो वित्तीय वर्ष खत्म ही नहीं हुआ है, तो जारी कैसे कर दिया जाएगा? इसलिए अभी जो है जो वित्तीय वर्ष जारी किया जाता है वो जो 20-21 का डाटा जो है 21-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में जारी किया जाता है। अगर 21-22 का जो फाइनल डाटा आपको चाहिए तो आपको 22-23 का आर्थिक सर्वेक्षण देखना पड़ेगा। तो हम लोग मोटे तौर पे समझ रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में क्या अंतर है, इसको हम फिर से समझेंगे। पहले चैनल का थोड़ा प्रचार कर लिया जाए। उसमें बात क्या है कि अगर आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित मजबूती चाहिए तो आप क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर लीजिए फटाफट। नए आए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर और हिंदी और इंग्लिश में एडिटोरियल और न्यूज़पेपर का जो कटिंग होता है हिंदी का और जो इम्पोर्टेंट होता है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आज आर्थिक सर्वेक्षण क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम में जब भी इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका 70 to 80% क्वेश्चन कहाँ से होता है, तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से होता है। तो आपको अगर बिहार के आर्थिक इकोनॉमी का क्वेश्चन सही करना है, मान लीजिए इकोनॉमी का क्वेश्चन 5 आया तो आपका 4 क्वेश्चन आराम से आर्थिक सर्वेक्षण से होगा, यानी तो अगर 7 क्वेश्चन आया तो आराम से 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण से होगा। इसलिए आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब एग्ज़ाम अगले महीने सितंबर में होने जो 20 और 22 तारीख को होना था उस पर तलवार लटक रही है, कभी भी ये कैंसिल किया जा सकता है या इसको पोस्टपोन किया जा सकता है नवंबर के लिए। अगर नवंबर में ना हुआ तो इसको फरवरी में लेके जाया जाएगा। तो अभी नवंबर में बात चल रही है, अगर नवंबर में ना हो तो इसे फरवरी में किया जाएगा। तो बात करते हैं कि ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमारे अगर नवंबर में एग्जाम होता है तो इसको आर्थिक सर्वेक्षण को मोटे तौर पे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम चलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण पे और देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है। पहला देखते हैं कि हम समझा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, तो आर्थिक सर्वेक्षण की बात हम पहले कर लें। तो आर्थिक सर्वेक्षण में हम कह रहे थे कि जो बजट जारी होता है तो बजट जारी होता है आने वाले वर्ष के लिए, तो जैसे 2022 से लेकर के 2023 तक का जारी होगा। और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो होता है पिछले वर्ष के लिए, तो 2021 से लेकर के 2022 का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाएगा और इसमें डाटा होता है 2020 से लेकर के 21 का, क्योंकि वित्तीय वर्ष पूरा नहीं हुआ रहता है इसलिए इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में डाटा इसका ही रहता है। तो हम लोग डाटा पे जो बात करेंगे वो फाइनल डाटा 20-21 का होगा और कुछ कुछ बातें 21-22 का भी होगा, लेकिन प्रयोग किया जाएगा 21-22। तो आप लोग ये बेसिक चीज़ अभी बता दिए हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो।
अगर आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में या बजट के बारे में या इकोनॉमिक टर्मोलॉजी के बारे में अच्छा से जानना चाहते हैं तो आप लोग क्लियर बीपीएससी के चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे जब इकोनॉमी का जो विषय सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, कौन कौन सा डाटा होता है, जीडीपी, सकल, जैसे स्टेट जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पे, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये है एस जीडीपी, स्टेट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो ये टर्मिनोलॉजी समझना है तो आपको इसके लिए इकोनॉमी का क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्लियर बीपीएससी चैनल को ज्वाइन करिए। चलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में, देखते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री थे, अब नहीं रहे क्योंकि बीजेपी का सरकार हट चुका है, और वित्त मंत्री बीजेपी पार्टी से थे। अभी हैं विजय कुमार, कल भी बताए थे जब बजट का हम लोग क्लास ले रहे थे, विजय कुमार चौधरी हैं अभी वित्त मंत्री। तो विजय कुमार चौधरी जी हैं। तो तत्काल जो जारी किए थे वो थे मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। तो उन्होंने 25 फरवरी 2022 को, 28 फरवरी को जारी किया गया था बजट और 25 फरवरी को जारी किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया गया। और इस आर्थिक सर्वेक्षण में कितने अध्याय हैं? तो 13 अध्याय हैं, तो याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, कहने का मतलब है बिहार का जीडीपी 2020-21 में मात्र 2.5% करा। हम लोग अब बात करेंगे कि ये जो 2020-21 का है इसका डाटा दिया गया है। तो हम लोग 21-22 का सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, लेकिन डाटा किसका है? 20-21 का। तो कितना परसेंट बढ़ा? 2.5% बढ़ा। लेकिन राष्ट्रीय औसत से बहुत बेहतर था, क्योंकि राष्ट्रीय औसत माइनस रिसेशन में चला गया था देश, जीडीपी माइनस में था, -7%, 7.5% में था। तो उस हिसाब से बिहार का स्थिति बहुत ही अच्छी थी 2020-21 में। अगला बिंदु देखते हैं कि 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जो था, बिहार का जो बिहार जीडीपी का देखेंगे, बिहार जीडीपी का जो वर्तमान मूल्य, जो करंट प्राइस जो चल रहा है, उस पर बिहार का जीडीपी 6,18,630 करोड़ रुपए का था। और स्थिर मूल्य कैसे नापेंगे? जो बेस ईयर होगा उस पे नापा जाएगा। और बेस ईयर बिहार का जो जीडीपी नापने का कितना है? 2011-12 है। 2011-12 के बेस ईयर पे बिहार का जीडीपी स्थिर मूल्य माना जाता है। तो 2011-12 के जो आंकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का जीडीपी कितने रुपए की है? तो 4,19,880 करोड़ रुपए का बिहार का जीडीपी है स्थिर मूल्यों पर, और वर्तमान मूल्यों पर इतना है। दोनों डाटा याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अगला बिंदु देखते हैं कि 2020-21 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद में, कहने का मतलब है बिहार जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का था लगभग 19%, 19.2, द्वितीय क्षेत्र में 19.5% और तृतीय क्षेत्र में 61.2%। अब प्राथमिक क्षेत्र में आता क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि प्लस पशुपालन, इससे जुड़े हुए सभी क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कहेंगे विनिर्माण में जितने भी गतिविधियां आती है वो सभी होती है, जैसे फैक्ट्री, विनिर्माण में जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो कुछ भी होता है विनिर्माण में। और तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग, बीमा, कोई भी सेवा दिया जाता है आपके द्वारा, तो वो तृतीय क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें की गई थी? तो सबसे ज्यादा वृद्धि की गई थी आपको तृतीय क्षेत्र में, जो सेवा क्षेत्र होता है उसमें 61, द्वितीय क्षेत्र में उसके बाद, और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि की गई थी 2020-21 में बिहार के सकल घरेलू राज्य उत्पाद। अब 2020-21 में राज्य का जो राजकीय घाटा था कितना परसेंट था? तो 4.8% था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट आप बिल्कुल भी याद होना चाहिए, आपको पूछ सकता है। अगला बिंदु देखते हैं कि 2012 से लेकर के पिछले 10 वर्षों में, कहने का बात कर रहे हैं हम, लेकर के अब तक बिहार को कुल 5 बार केंद्र सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। कोई कृषि के कोई क्षेत्र में अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, देश में पूरे देश में अच्छे कार्य करने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। कभी बिहार को गन्ना में दिया गया है, धान में दिया गया है, गेहूं उत्पादन में दिया गया है, उसके बाद आपको धान, गेहूं, आलू में भी दिया गया है कृषि कर्मण पुरस्कार। तो बिहार को 5 बार दिया गया है। तो याद रखेंगे कि कृषि कर्मण पुरस्कार, ये उतना ज़्यादा याद नहीं रखेगा।
हाल में जो है बिहार को दिया गया था, गन्ना में दिया गया था, तो गन्ना में कृषि कर्मण पुरस्कार पिछले 1-2 वर्ष के अंदर दिया गया था, तो उतना डाटा यह नहीं याद है हमको, लेकिन फिर भी दिया गया था गन्ना में, और 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा चुका है। आगे देखते हैं कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति का आय कितना है बिहार के कुल में। वर्तमान मूल्यों पर, वर्तमान मूल्य 2020-21 की तुलना कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपये एक व्यक्ति का आय है। और स्थिर मूल्य 2021 11-12 की चर्चा कर रहे हैं, स्थिर मूल्य पर 31,314 रुपया एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय है। तो ये दोनों ही आप लोग याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? पटना, जहां पे एक व्यक्ति की आय कम से कम कितना है? 1,31,000 रुपया है। तो एक व्यक्ति 1,31,000 कमाता है पटना में। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? शिवहर है बिहार का, वहां पे 19,000 है, 19.6 होगा, 19.6, लगभग 19,000 मान सकते हैं, या आप लोग 19,600 भी कह सकते हैं। तो 19,000 का जो आप लोग जो कहिए, क्योंकि यहाँ पे 19 यहाँ पे आप लोग 19.6 कर सकते हैं, या 19,600 रुपया भी कर सकते हैं, तो कोई भी पुरस्कार ये राशि हो सकती है। तो 19,000 हम लगभग एक्यूरेट करके चले हैं। तो प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक कितना है? तो पटना का है 1,31,000, और न्यूनतम में शिवहर का 19,000 है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि बिहार पिछले 5 वर्षों में ऋण, कहने का मतलब लोन, और उसके सहवर्ती क्षेत्रों में 2.1%, पशुधन में 10% और मत्स्य पालन में 7% की दर से वृद्धि की है। तो ये तीनों भी याद रखेंगे, आपको याद रखना है इसको देख के। अगला है कि डिजिटल कृषक, कृषि में डिजिटल सेवा देने के लिए कृषि विभाग, बिहार कृषि विभाग द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है बिहान। बिहान नाम से शुरू किया गया है। ये हम बिहार स्पेशल के करंट अफेयर में, बिहार स्पेशल के करंट अफेयर सीरीज में हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। हालांकि इसमें से बहुत चीज़ करवा चुके हैं, जैसे आप बात करें ये 55,000 है, ये करवा चुके हैं। स्थिर मूल्य पर नहीं कराएं, ये पटना करवा चुके हैं, शिवहर करवा चुके हैं। उससे पीछे अगर बात करें तो हम राजकोषीय घाटा करवा चुके हैं, कृषि कर्मण छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये आर्थिक सर्वेक्षण करवा चुके हैं, लॉकडाउन में जो बेहतर था ये करवा चुके हैं, सकल घरेलू उत्पाद करवा चुके हैं। तो हम लोग करंट अफेयर आप ज्वाइन कीजिए, वो करवाया जा चुका है। अब बात करेंगे कि कब करवाया गया है, तो आप लोग जाकर के मार्च करंट अफेयर आप देख लीजिए। फरवरी में भी कुछ बातें की गई है, तो फरवरी का भी देख सकते हैं। फरवरी और मार्च का करंट अफेयर आप देख लीजिए, बिहार स्पेशल देखिएगा, उसमें आपको ये सभी बात मिल जाएगी। लेकिन फिर भी स्पेशल लेक्चर है, इसलिए इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आगे है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जैसे मान लीजिए कि 4 पुरुष काम कर रहा है तो 4 महिला काम कर रहा है या नहीं, ये अनुपात है श्रमिक, पुरुष और महिला की श्रमिक अनुपात। अगर 4 पुरुष काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में और 1 महिला काम कर रहा है, तो कृषि और पुरुष काम में पुरुष और महिला का जो अनुपात है वो बहुत खराब है, 25% का है। तो पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात में देश में प्रमुख राज्यों के बीच बिहार सबसे कम स्थान पर है, सबसे कम है। कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा पुरुष कारगर है बिहार में, महिला बहुत कम रोजगार में जुड़ी हुई है। अगला बिंदु देखते हैं कि बिहार के औद्योगिक निवेश, जो बिहार में जितने भी FDI आता है या औद्योगिक निवेश आता है, जो बिहार में प्लांट लगाने के लिए, उसमें 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग है। उसमें सबसे पहला है इथेनॉल। आपको पता होगा कि 151 इथेनॉल प्लांट लगाने की बात की गई थी, यही बजट 2022-23 के, जो हम कल के वीडियो में जो बजट पढ़ रहे थे इसमें हम देखे थे 151। तो सबसे ज़्यादा आपको आकर्षक उद्योग कौन है? तो इथेनॉल है। दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आपको पता होगा मेगा फूड पार्क की स्थापना बड़े स्तर पर की जा रही है। और तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद जो है छोटे जो हाइड्रो पावर होते हैं वो हो सकते हैं, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा हो सकते हैं, उसके बाद आपको फ्लोटिंग एनर्जी हो सकता है। तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा पे है, ठीक है। तो ये तीनों जो है टॉप 3 है जहाँ पे सर्वाधिक निवेश आया है। अब बात करते हैं कि वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात, बिहार में एक व्यक्ति पर कितने व्यक्ति निर्भर हैं? तो बिहार में सर्वाधिक 62% था, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 46.4% है। तो
एक व्यक्ति की ऊपर निर्भरता, परिवार की निर्भरता कितना है, इसमें 62% जो है बिहार का है। तो याद रखेंगे, ये भी डाटा पूछा जा सकता है। अगला है कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़कों की लंबाई के मामले में, कहने का मतलब है अगर 1000 क्षेत्रफल का इतना एरिया हम मान लेते हैं, तो इसमें अगर कुल कितने सड़क बनाए गए हैं, अगर सड़क बनाए गए हैं तो उस मामले में बिहार 1000 वर्ग क्षेत्रफल में 3086 किलोमीटर के साथ, 3086 किलोमीटर के साथ देश में कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो बिहार तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है केरल, याद रखेंगे। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। दोनों का किलोमीटर याद रख लीजिएगा, लेकिन बिहार तीसरे स्थान पर है। अब तो याद रखेंगे प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर 3086 किलोमीटर सड़क है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। आगे देखते हैं कि बिहार को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो भारतीय डाकघर के द्वारा भुगतान बैंक खोला गया है, उसमें खाता खोलने के मामले में देश में प्रथम स्थान किसको मिला गया है, बिहार को मिला है। तो ये याद रखेंगे। अगला है कि 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़क के साथ सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो 10वां स्थान मिला है। तो याद रखेंगे पक्की सड़क के मामले में कितना है बिहार में कुल पक्की सड़क, तो 1,64,000 किलोमीटर है। और ये जो सड़क है, इतना किलोमीटर पक्की सड़क के साथ बिहार कुल देश में कितने स्थान पे है, तो 10वां स्थान पे है। और सड़कों की कुल लंबाई कर लें तो बिहार में सड़क की कुल लंबाई है 2,91,000 किलोमीटर, या 2.91 लाख किलोमीटर के साथ बिहार देश में इतना किलोमीटर के साथ 8वें स्थान पे है। कहने का मतलब 7 राज्य इससे ज़्यादा किलोमीटर वाला सड़क वाला राज्य है, और 9 राज्य सबसे ज़्यादा पक्की सड़क वाले बिहार से ऊपर हैं। तो याद रखेंगे, दोनों में से क्वेश्चन बनाने की पूर्ण संभावना है। अब ये भी है कि बिहार की, अगला बिंदु देखते हैं कि बिहार की बिजली प्रति व्यक्ति खपत जहां 2014-15 में 203 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत थी जो साल की, वो बढ़कर 2020-21 में कितना हो गया, 350 यूनिट हो गया। तो लगभग कहने का मतलब है 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि दर्ज करता है। तो ये भी पूछने की क्वेश्चन है। जो भी बता रहे हैं वो सारे VVI हैं, इसमें किसी को भी VVI बताने की जरूरत नहीं है, सारे VVI हैं। अगला हम देखते हैं कि स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, ये आपको पता होगा, कल हम बताए थे 7 निश्चय योजना, बिहार के जो 7 निश्चय हैं उसमें 7 निश्चय पार्ट 2.0 कह सकते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन था, ये एक निश्चय है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो याद रखेंगे स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत 2000 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है सभी गांव में क्या सोलर लाइट लगवाना है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा जो बिहार से हैं, आपके गांव में सोलर लाइट लगवाया गया है कि नहीं। लेकिन इसके लिए 2020-21 में पैसा खर्चा हो चुका है 2000 करोड़ रुपया, हमारे गांव में तो नहीं लगा है। अगला बिंदु देखते हैं कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, लेकिन शहरी के क्षेत्रों को पूरा परिभाषित किया गया बिहार के विधानसभा के द्वारा, जो बिहार में सरकार है उसके द्वारा। और उसके बाद बिहार में शहरीकरण का जो वर्तमान स्तर है वो 15.6% हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब देखते हैं कि 32 पुराने नगर पंचायत, जो 32 पुराना नगर पंचायत था उसको नगर परिषद में बदल दिया गया है। कहने का मतलब है उसको प्रमोशन कर दिया गया है। और 5 पुराने नगर परिषद था उसको प्रमोशन करके नगर निगम में बदल दिया गया है। तो ये याद रखें। अगला है कि बिहार 2020-21 में बिहार में प्रमुख बैंकों ने 270 नई शाखाएं खोली है। कहने का मतलब है न्यू ब्रांच खोला गया है। तो उसमें सर्वाधिक 115 शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोला गया है, SBI द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। 52 जो है ब्रांच निजी बैंकों के द्वारा खोला गया, और 92 शाखाएं निजी बैंकों के द्वारा खोला गया, और राष्ट्रीय बैंक के द्वारा 52 शाखाएं खोली गई। तो राष्ट्रीय बैंक में भारतीय स्टेट बैंक भी है, लेकिन उसको छोड़ करके अन्य जो राष्ट्रीय बैंक है उसके द्वारा 52 शाखाएं ब्रांच खोला गया। तो याद रखेंगे इसको। अब देखते हैं कि बिहार का ऋण जमा अनुपात 2019-20 में 36.1% था, जो बढ़कर 2020-21 में 41.1% हो गया।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और ये इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यह संपूर्ण भारत में इस अवधि में जहां ऋण अनुपात 76.5 से घट करके 71.7 पे रह गया, वहीं बिहार 36 से बढ़ करके 41 पहुंच गया था। तो बिहार में जो ऋण अनुपात है वो बढ़ रहा है, हम लोग हाइक देखेंगे, और देश में वो घट रहा है। तो इसके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों बिंदु याद रखेंगे। ऋण जमा अनुपात क्या होता है, इसके लिए हम लोग इकोनॉमिक का जो है आप लोग वीडियो देखिए, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तब तक लिखिए, क्योंकि ये आधे अधूरे समझाने का फायदा हमको नहीं लगता है और हमको मजा भी नहीं आता है, और आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा, आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए हम लोग इकोनॉमिक के क्लास में पूरा देखेंगे ऋण जमा अनुपात क्या होता है। आगे देखते हैं कि बिहार के बच्चों के जन्म के समय जीवन कितना होगा, जीवन संभाव्यता में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है। कहने का मतलब है पहले जितना जीवन संभाव्यता हो सकता था, एक बच्चा जन्म लिया तो उसका संभावना किया गया कि वो 60 वर्ष जिंदा रहेगा, तो इसी तरह उसमें 1 वर्ष वृद्धि कर दी गई है, अब 61 वर्ष का संभावना दर्ज की गई है। तो ये एग्जाम्पल था, लेकिन 2010 से 14 के बीच में 68.1 वर्ष जीवन संभाव्यता थी, जो 2014 से 18 के बीच कितना हो गया, 69.1 वर्ष हो गया। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही वीवीआई है। उसके बाद बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित बच्चा पर था, जो राष्ट्रीय आंकड़े पूरे देश में 30 है और बिहार में 29 है। तो आपको पता चल गया होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय आंकड़े से कम है। 1000 जो बच्चा जन्म लेता है उसमें शिशु मृत्यु दर मात्र 29 है और देश में 30 है। इसको कम करने का लक्ष्य है, इसको कम करके 10 के नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे ये चीज। अगला बिंदु देखते हैं कि बिहार में 42% आबादी कितने उम्र की है, तो 0 से 18 वर्ष के समूह वाले बच्चों की है। वहीं देश में बच्चों की कुल आबादी की बात करें तो बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना परसेंट है, 12% है। तो 0 से 18 वर्ष की जो बच्चों की अगर प्रतिशत देखो तो बिहार के बच्चों की संख्या देश के कुल आबादी का 12% है, 0 से 18 वर्ष की उम्र का। तो याद रखेंगे इसको भी। अगला देखते हैं, अगला बिंदु कि बिहार के कुल आबादी में किशोर और किशोरियां जो यंग हैं, किशोर किशोरियों का हिस्सा कितना है, तो 19.8% है। हम लोग किशोर को कम करते हैं, 18 से प्लस उम्र के व्यक्ति को किशोर और किशोरियां मानते हैं, युवक और युवती, तो उसमें 19.8% है। अब देखते हैं कि बिहार में बाल विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय में कितना गुना बढ़ता है, 3.4 गुना बढ़कर 2013-14 में एक बच्चे पर 1559 रुपए खर्च किए जाते थे, वहीं 2019-20 में 5376 रुपया हो गया है। तो 3.4 गुना बढ़ गया है प्रति व्यक्ति बाल। तो याद रखेंगे ये भी पॉइंट। अगला है कि बिहार के सभी प्रकार के विद्यालयों में कारगर पेयजल सुविधा और शौचालय का 90% विद्यालयों में यह दोनों सुविधा पूरा कर चुका है, का से अधिक का कवरेज है। तो 90% बिहार के 90% से अधिक विद्यालय में पेयजल की सुविधा है और शौचालय की सुविधा है। अगर अगले बिंदु देखेंगे कि शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों में क्या शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे बाल संसद की स्थापना की है। क्या, बाल संसद की। तो याद रखेंगे इसको, इस बिंदु को। अब अगला बिंदु देखेंगे कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश में चुनौतियों का सामना करने के लिए बिहार सरकार ने ई लॉट्स पोर्टल का विकास और आरंभ किया था। तो ई लॉट्स क्या है, वहां पे शिक्षक को और विद्यार्थियों को फ्री में ई पुस्तकालय, वहां पे आपको बिहार के जो जितने भी पुस्तक हैं सारे पुस्तक उपलब्ध है, तो आप जाकर के वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग ई लॉट्स पूछ सकता है, ई लॉट्स पोर्टल किससे संबंधित है, तो बिहार का जो है ई पुस्तकालय है। तो याद रखें। अब देखते हैं कि इस पोर्टल में 1 कक्षा से लेकर के 12 कक्षा तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए यह पुस्तक डाला गया है। तो आप लोग वहां पे जाकर के जिसको भी पढ़ना हो या अपने भाई बहन अपने अनुज को पढ़ाना हो तो आप ऑनलाइन ये डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे है कि जल जीवन हरियाली मिशन। अगला बिंदु देखते हैं कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए और मृदा नमी कार्य संरक्षण के लिए 4436 हेक्टेयर वन को उपचारित किया गया। जो उपचारित मतलब पहले जो
जमीन का बात कर रहे हैं हम, पहले जो जमीन या वन था, वन या जमीन पहले बंजर हो चुका था, उसको उपचारित करके फिर से उपजाऊ और हरा भरा किया गया है, उसी को कह रहे हैं उपचारित। तो इतना हेक्टेयर वन को उपचारित किया गया और इतना करोड़ पौधे लगाए गए थे 2020-21 में, तो याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। अगला बिंदु देखते हैं कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने के लिए और उससे निपटने के लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की है। तो पूछा जा सकता है स्वच्छ वायु डैशबोर्ड कहाँ पे शुरू किया गया है, तो पटना में शुरू किया गया है, तो याद रखो। अगला है कि राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री ने 26 मार्च 2021 को किया गया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखेंगे। अगला है कि राजगीर में भी जू सफारी, ये इंपॉर्टेंट है, राजगीर में नेचर सफारी है, तो पूछ सकता है नेचर सफारी भारत के बिहार के किस राज्य में है, तो राजगीर में। और राजगीर में जू सफारी भी है, तो याद रखेंगे। राजगीर के जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार ने 176.18 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था, तो ये भी याद रखेंगे। जू सफारी राजगीर में है, ये तो याद रखेंगे ही रखेंगे। अगला बिंदु देखेंगे कि बिहार के लोगों को वास्तव में 20 किलोमीटर के दायरे में, अगर मान लीजिए आप ये खड़े हैं, तो यहां से लेकर के हम 20 किलोमीटर पकड़ लेते तो 20 टोटल 20 किलोमीटर, कहीं पर भी आप 20 किलोमीटर जाइए तो 20 किलोमीटर के दायरे में अगर बिजली गिरने वाला रहता है, जिसको हम लोग आम भाषा में ठनका कहते हैं, बिहार के भाषा में ठनका कहते हैं, अगर ठनका गिरने वाला रहता है तो 40 मिनट पहले, कितना मिनट पहले, 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंद्रवज्। तो याद रखेंगे, ठनका गिरने के 40 मिनट पहले सूचना देने के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में इंद्रवज् नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड-19 के कारण मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए बिहार सरकार देने की, भुगतान करने की घोषणा की थी। तो ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना, तो 4 लाख। और इसके अलावा मृत व्यक्ति के जो परिजन हैं उसको राज्य के आपदा राहत कोष से 5 लाख का जो मुआवजा भी दिया जाएगा। तो आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे। हालांकि पूछेगा ये वाला 4 लाख रुपया, तो आप लोग याद रखेंगे। ये सॉरी, यहाँ पे 5 लाख नहीं होगा, यहाँ पे 50,000 होगा, करेक्शन कर लेंगे, 50,000 होगा यहाँ पे। अगला बिंदु हम देखते हैं कि अगला पॉइंट देखते हैं कि बिहार में मातृ मृत्यु दर, कहने का मतलब है जो गर्भवती महिला होती है, जो बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मातृ मृत्यु दर 1 लाख से 1 लाख जनसंख्या में 312 था, जो घटकर मात्र 149 प्रति 1 लाख हो गया है। अब 1 लाख जो गर्भवती महिला थी उन पे मात्र 149 की मृत्यु होती है, बाकी सब सही सलामत जच्चा बच्चा के साथ सुरक्षित होती है। तो याद रखेंगे 149 हो चुका है मात्र, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है कि बिहार सरकार ने 9 वर्ष, कहने का मतलब है 9 वर्ष या 2030 तक विद्यालय शिक्षा में 100%, कहने का मतलब है 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI है। तो याद रखेंगे 2030 तक बिहार सरकार 100% नामांकन का लक्ष्य रखा है विद्यालय की शिक्षा में। अगला देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा 2013-14 से बजट में बाल बजट का निर्माण कर रहा है। तो बाल बजट का निर्माण कब कर रहा है, तो पूछा भी गया था। ये 60 से लेकर के 62वीं का जो BPSC की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था कि बाल बजट का निर्माण, बाल बजट का जो पेश हो कब से किया गया, तो 2013-14 के से किया गया है। तो बाल बजट का निर्माण प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तो याद रखेंगे बाल बजट का निर्माण आरंभ कब शुरू किया गया था, तो 2013-14। अगला है कि प्रमुख डाटा हम लोग देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान पर कौन है, पटना, अंतिम स्थान पर कौन है, शिवपुर। पेट्रोल की खपत में प्रथम स्थान पर है पटना और अंतिम स्थान पर है बांका जिला। LPG के उपयोग में हम लोग देखते हैं प्रथम स्थान पर है इसमें भी पटना और अंतिम स्थान पर अररिया। डीजल के खपत में हम लोग देखते हैं कि प्रथम स्थान पर है कौन, शेखपुरा और अंतिम स्थान पर है किशनगंज। और वहीं छोटी बचत में प्रथम स्थान पर फिर से पटना और अंतिम स्थान पर अररिया। तो याद रखेंगे सिर्फ डीजल खपत में पटना नहीं है प्रथम स्थान पर, बाकी LPG हो, प्रति व्यक्ति आय हो, पेट्रोल हो या छोटी बचत हो, सारे में पटना प्रथम स्थान पर है। तो ये मोटे तौर पर आप लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन अगर बनाए तो पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि
बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक कुष्ठ रोग से बिहार को मुक्त किया जा सके। तो पूछ सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा कुष्ठ रोग की मुक्ति हेतु कब तक का लक्ष्य रखा गया है, तो 2024 तक का। तो याद रखेंगे इस चीज को। आगे देखते हैं कि इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में लेके आई थी, जो हम लोग करेंट अफेयर में पढ़े होंगे। और ऑक्सीजन उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में ये दोनों नीति लेके आया गया था। तो आपको पता होगा उस टाइम में उद्योग मंत्री जो हुआ करते थे बीजेपी से थे, शहनवाज हुसैन, उनके द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था और यह प्रस्ताव अभी बिहार में लागू है। दोनों नीतियां लागू हो चुकी है, इथेनॉल प्रोत्साहन नीति भी लागू है और ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति भी लागू है। आप लोग बीपीएससी की जो तैयारी होती है उसको अच्छे से करने के लिए आपको क्लियर बीपीएससी चैनल ज्वाइन करना होगा। अगर यूट्यूब पे सर्च ना हो तो आप सबसे पहले यहाँ पे हैशटैग लगा दीजिएगा, हैशटैग क्लियर बीपीएससी कर लीजिएगा, तो हमारे ऊपर हमारा ही वीडियो और चैनल आपको दिखाई देगा। नहीं तो आप लोग सर्च क्लियर बीपीएससी चैनल सर्च करने के बाद आप लोग फिल्टर कर लीजिएगा, उसके बाद हमारा चैनल सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको। चैनल में फिल्टर में जाकर के चैनल लगा दीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा, उसके बाद क्लियर बीपीएससी चैनल दिखाई देगा। आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये एकमात्र चैनल है जो बीपीएससी ओरिएंटेड है। कल हम लोग जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। इससे 2 क्वेश्चन हमको लग रहा है पूछा जाएगा और पूछा भी गया था, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था इससे क्वेश्चन। और हम लोग भारत के वन स्थिति रिपोर्ट के साथ साथ हम लोग बिहार के भी वन स्थिति रिपोर्ट देखेंगे, तो इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। दोनों से मिला करके 2 क्वेश्चन बनने की संभावना तो कम से होंगी, 2 से 3 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप लोग कल तक का इंतजार कीजिए, कल ये रिपोर्ट हम लोग लेकर आएंगे, इस पे लेक्चर होगा। ये भी कोई ज़्यादा देर का नहीं होगा, ये भी क्योंकि 2023 में फिर से ये रिपोर्ट आने वाला है, तो लेकिन तब पर भी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो कल हम लोग ये करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए और किसी भी तरह की समस्या हो बीपीएससी की जानकारी के संबंध तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग अभी तक देख रहे थे कि क्लियर बीपीएससी का यूट्यूब चैनल, और इसी तरह से आप लोग वॉच करते रहिए। वीडियो को नए आए हैं तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का क्लियर बीपीएससी सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, नहीं तो @CLEAR क्लियर के बाद अंडरस्कोर लगाइएगा और फिर बीपीएससी सर्च कीजिएगा। आपको सबसे ऊपर हमारा ही चैनल दिखाई देगा, एक ही चैनल दिखाई देगा और हमारा। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आप लोग देखते रहिए, आपके बीपीएससी की तैयारी से आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं। हम दावा करते हैं कि करंट अफेयर में हमसे 90 से 95% क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएंगे, और ये दावा जो 67वीं का परीक्षा होने वाला उसमें हम लोग करके दिखाएंगे। आप लोग प्रॉपर फॉलो करते रहिए, वॉच करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।